जिनका नाम इतिहास में सैन्य रणनीति और दर्शन के पर्याय के रूप में गूंजता है। प्राचीन चीन के एक महान व्यक्ति थे। उनका जीवन और कार्य रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी नाम भर के नेताओं, रणनीतिकारों और विचारकों को प्रेरित करती है। माना जाता है कि सुन त्सु लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे, जो चीन के इतिहास में एक उथल-पुथल भरा दौर था, जिसे वसंत और शरद ऋतु काल के रूप में जाना जाता है। यह काल तीव्र राजनीतिक विखंडन, निरंतर युद्ध और गहन बौद्धिक किण्वन द्वारा चिन्हित था। इसी अराजक पृष्ठभूमि में सुन त्सु की रणनीतिक प्रतिभा का उदय हुआ, जिसने हमेशा के लिए युद्ध और कूटनीति के पाठ्यक्रम को बदल दिया। उनकी सभा से सैन्य रणनीति पर एक कालजयी ग्रंथ है, जिसे पीढ़ियों से अध्ययन और सम्मान किया जाता रहा है। यह पुस्तक केवल युद्ध के मैदान के लिए एक मैनुअल नहीं है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को समझने के लिए एक गहन मार्गदर्शिका है। सुन त्सु की शिक्षाएं इस विश्वास पर आधारित हैं कि सर्वोच्च उत्कृष्टता लड़ाई और हर लड़ाई में जीत हासिल करने में नहीं है, बल्कि बिना लड़े दुश्मन के प्रतिरोध को तोड़ने में है। मनोवैज्ञानिक युद्ध और रणनीतिक पैंतरेबाजी के महत्व पर जोर देता है। सुन त्सु का मानना था कि युद्ध एक अंतिम उपाय होना चाहिए और इसे केवल तभी किया जाना चाहिए जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो गए हों। उन्होंने सिखाया कि सबसे अच्छा सेनापति वो है जो बिना खून खराबे के जीतता है, जो अपने ज्ञान और चालाक रणनीति से दुश्मन की योजनाओं को विफल कर देता है। धोखा द आर्ट ऑफ वॉर में एक केंद्रीय विषय है। सारी लड़ाई धोखे पर आधारित है। उन्होंने अपनी सच्ची मंशाओं को छिपाने, दुश्मन को आश्चर्यचकित करने और कमजोरी का भ्रम पैदा करने की सलाह दी। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध दुश्मन के मन में अनिश्चितता और भ्रम पैदा करना चाहता है, जिससे वे घातक गलतियां करने के लिए प्रेरित हो। खुद को और दुश्मन को जानना सुन त्सु के दर्शन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं, तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ साथ अपने प्रतिद्वंदी की भी पूरी समझ होना। यह ज्ञान एक नेता को सूचित निर्णय लेने, अनावश्यक अवसरों का फायदा उठाने और अनावश्यक जोखिमों से बचने की अनुमति देता है। सुन त्सु ने इलाके के महत्व पर भी बहुत जोर दिया, इसे लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कारक माना। उन्होंने विभिन्न प्रकार के इलाकों का विश्लेषण किया, सुलभ अस्थायी और संकीर्ण और प्रत्येक के लिए विशिष्ट रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने ऊंची जमीन पर कब्जा करने, संकरे दर्रों से बचने और दुश्मन को खतरनाक स्थिति में फंसाने की सलाह दी। इलाके को समझना एक सेनापति को लाभप्रद स्थिति हासिल करने और अपने लाभ के लिए प्राकृतिक बाधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। गति और आश्चर्य द आर्ट ऑफ वॉर में प्रमुख तत्व है। सुन त्सु ने अप्रत्याशित पर हमला करने, सबसे तेज मार्ग अपनाने और दुश्मन को तैयार होने का मौका दिए बिना हमला करने के महत्व पर जोर दिया। दुश्मन की प्रतिक्रिया करने से पहले तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करके एक छोटी ताकत भी एक बड़े प्रतिद्वंद्वी को हरा सकती है। यह सिद्धांत आज की तेजी से बदलती दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां अनुकूलनशीलता और त्वरित प्रतिक्रिया सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। एकजुट और अनुशासित सेना का महत्व एक और विषय है जिसे सुन त्सु ने खोजा है। उन्होंने सिखाया कि एक सेनापति को अपने सैनिकों का विश्वास और सम्मान अर्जित करना चाहिए। उन्हें निष्पक्षता और दृढ़ता दोनों के साथ नेतृत्व करना चाहिए। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और प्रेरित सेना जो अपने नेता पर भरोसा करती है,
किसी भी चुनौती को दूर कर सकती है। सुन त्सू ने स्पष्ट संचार और एक अच्छी तरह से परिभाषित कमांड संरचना की आवश्यकता पर भी जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि आदेशों को जल्दी और कुशलता से समझा और निष्पादित किया जाए। द आर्ट ऑफ वॉर की सुंदरता इसकी संक्षिप्तता और गहनता में निहित है। पुस्तक को कई अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है, प्रत्येक युद्ध के एक अलग पहलू के लिए समर्पित है, जिसमें योजना से लेकर जासूसों के उपयोग तक शामिल है। प्रत्येक अध्याय कहावतों और संक्षिप्त बयानों से भरा है, जो सदियों की रणनीतिक ज्ञान को समाहित करता है। पहली अध्याय युद्ध एक राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन और मृत्यु का मामला है, अस्तित्व या विनाश का मार्ग है, इसलिए इसे पूरी तरह से अध्ययन करना चाहिए। यह उद्घाटन कथन युद्ध के गंभीर परिणामों और सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता के लिए स्वर निर्धारित करता है। एक और यादगार अध्याय जासूसों का उपयोग है, जिसमें सुन त्सू ने खुफिया जानकारी एकत्र करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के जासूसों का वर्णन किया है, देशी से आंतरिक, परिवर्तित, बर्बाद और जीवित, और दुश्मन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक का उपयोग कैसे किया जाए। यह अध्याय सूचना के महत्व और युद्ध के मैदान में एक निर्णायक लाभ हासिल करने की क्षमता को रेखांकित करता है। हालांकि द आर्ट ऑफ वॉर सैन्य रणनीति के संदर्भ में लिखा गया था, लेकिन इसकी शिक्षाएं उल्लेखनीय रूप से बहुमुखी है। इसके नाम भी सैद्धांतिक राजनीति, खेल और यहाँ तक कि व्यक्तिगत संबंधों पर भी लागू किया जा सकता है। कंपनियां प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने, बाजार के रुझानों का अनुमान लगाने और सफल रणनीतियों को विकसित करने के लिए सुन त्सू की शिक्षाओं का उपयोग करती है। धोखे का सिद्धांत विपणन अभियानों में देखा जा सकता है, जबकि इलाके का विश्लेषण बाजार अनुसंधान के समान है। नेता विरोधियों को मात देने, जनमत को प्रभावित करने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सुन त्सू के सिद्धांतों को अपनाते हैं। खेल में 28 अक्टूबर में कोच और एथलीट कमजोरियों का फायदा उठाने, उठाने, अप्रत्याशित नाटकों को निष्पादित करने और मानसिक क्रूरता बनाए रखने के लिए द आर्ट ऑफ वॉर का अध्ययन करते हैं। विकास में भी सुन त्सू की शिक्षाएं आत्म सुधार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। खुद को और दूसरों को समझना, और चुनौतियों के लिए रणनीतिक रूप से दृष्टिकोण करना, ये सभी मूल्यवान जीवन कौशल है। सुन त्सू की विरासत सैन्य अकादमियों और बोर्डरूम से परे तक फैली हुई है। उनकी शिक्षाएं लोकप्रिय संस्कृति में व्याप्त हो गई हैं, फिल्मों, किताबों और वीडियो गेम में दिखाई देती है। चरित्र गॉर्डन गेको ने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं द आर्ट ऑफ वॉर नहीं फेंकता, यह संदर्भ व्यापार और वित्त की प्रतिस्पर्धी दुनिया में सुन त्सू की शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता को उजागर करता है। विशेष रूप से रणनीति गेम अक्सर सुन त्सू के सिद्धांतों को अपने गेम मैकेनिक्स में शामिल करते हैं। खिलाड़ियों को अपने विरोधियों को मात देने, कैसे हरा सके, अपने संसाधनों का प्रबंधन करने और जीत हासिल करने के लिए सामरिक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। इसकी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद द आर्ट ऑफ वॉर उल्लेखनीय रूप से आधुनिक बनी हुई है। मानवीय रिश्तों, शक्ति की गतिशीलता और संघर्ष की प्रकृति में कालातीत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक ऐसी दुनिया में
जो लगातार बदल रही है। sun tzu की शिक्षाएं लंदर प्रदान करती है अनुकूलनशीलता और ज्ञान के स्थायी महत्व की याद दिलाती है। sun tzu का प्रभाव केवल उनकी सैन्य रणनीतियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह नेतृत्व की गहरी समझ तक भी फैला हुआ है। उन्होंने ऐसे नेता के गुणों का वर्णन किया जो दूसरों को प्रेरित और निर्देशित कर सकता है। मानवता, साहस और कठोरता। एक बुद्धिमान नेता अवसरों को पहचानता है और सूचित निर्णय लेता है। एक ईमानदार नेता अपने शब्दों और कार्यों में विश्वसनीय होता है, जो अपने अधीनस्थों के बीच विश्वास पैदा करता है। एक मानवीय नेता अपने सैनिकों के कल्याण की परवाह करता है, करुणा और समझ दिखाता है। एक साहसी नेता विपत्ति का सामना करने से नहीं डरता, उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करता है। एक कठोर नेता अनुशासन बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि मानकों को पूरा किया जाए, जिससे सफलता के लिए एक रूपरेखा तैयार हो। तो एक ऐसा नेता बनाते हैं जो न केवल लड़ाई जीत सकता है, बल्कि अपने लोगों की वफादारी और सम्मान भी अर्जित कर सकता है। sun tzu की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का महत्व है। है जिस तरह पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसी तरह युद्ध में कोई निश्चित स्थिति नहीं होती। इसका मतलब है कि एक नेता को अपनी रणनीति को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने, अप्रत्याशित घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कठोरता और हठ विफलता का कारण बन सकता है, जबकि लचीलापन अस्तित्व और सफलता की कुंजी है। यह सिद्धांत आज की अनिश्चित दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है। sun tzu ने समय की अवधारणा और इसके रणनीतिक उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि एक सेनापति को हमला करने, बचाव करने या पीछे हटने के लिए सही क्षण को पहचानना चाहिए। बहुत जल्दी या बहुत देर से कार्य करना विनाशकारी हो सकता है, लेकिन सही समय पर कार्य करना जीत सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने शेह की अवधारणा का भी वर्णन किया, जिसका अनुवाद रणनीतिक गति या संभावित ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है। यह एक ऐसी स्थिति बनाने की क्षमता को संदर्भित करता है जहां जीत का परिणाम लगभग अपरिहार्य हो जाता है। पहाड़ी से पानी का झरना। रणनीतिक गति का निर्माण करके एक नेता अपने पक्ष में ज्वार को मोड़ सकता है और न्यूनतम प्रयास के साथ जीत हासिल कर सकता है। शिक्षाओं का रहस्य उनकी कालातीत प्रासंगिकता में निहित है। जबकि दुनिया बहुत बदल गई है जब से उन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर लिखा था। नया शक्ति की गतिशीलता और संघर्ष के सिद्धांत काफी हद तक अपरिवर्तित रहे हैं। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल पार्श्विक बल के बारे में नहीं है, ज्ञान और आत्मनियंत्रण के बारे में भी है। वे हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी जीत वे हैं जो बिना लड़े जीती जाती है, और यह कि सच्ची ताकत समझ और करुणा में निहित है। या हमारे अपने जीवन में sun tzu की बुद्धि जटिल चुनौतियों से निपटने और सफलता प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। sun tzu की शिक्षाएं हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और हमारे निर्णयों के परिणामों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास अपने भाग्य को आकार देने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति है। साहस और अनुशासन के ही साथ कार्य करें।
प्राचीन एक कालातीत शिक्षक बने हुए हैं जिनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया को प्रेरित और प्रभावित करती हैं। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सच्ची जीत केवल दुश्मन को हराने में नहीं है। सुन त्सू का द आर्ट ऑफ वॉर नैतिकता और नैतिकता के सवालों को भी उठाता है, जबकि यह युद्ध के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह एक चेतावनी कथा के रूप में भी कार्य करता है, जो हमें संघर्ष के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। सुन त्सू ने खुद स्वीकार किया कि युद्ध एक गंभीर मामला है जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने पाठकों से अपने ज्ञान का उपयोग बुद्धिमानी से करने और शांति की तलाश करने का आग्रह किया जब भी संभव हो। अंततः सुन त्सू की सबसे बड़ी शिक्षा ये हो सकती है कि संघर्ष की कला केवल जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि कैसे जिया जाए। यह हमें आत्मगरुकता, रणनीतिक सोच और दुनिया की गहरी समझ विकसित करने के लिए चुनौती देता है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने, अवसरों का लाभ उठाने और अनुग्रह और अखंडता के साथ हमारे संबंधों को नेविगेट करने का अधिकार देता है। सुन त्सू की विरासत केवल द आर्ट ऑफ वॉर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किंवदंतियों और उपाख्यानों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री तक भी फैली हुई है। एक वो के राजा ने सुन त्सू की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उसे अपनी रखैलों को सैनिकों में बदलने की चुनौती दी। सुन त्सू ने चुनौती स्वीकार कर ली और रखैलों को 2 कंपनियों में विभाजित कर दिया, जिसमें राजा की 2 पसंदीदा रखैलों को सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया। जब उन्होंने उनके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने अनुकरणीय अनुशासन स्थापित करने के लिए 2 पसंदीदा रखैलों को मार डाला। इस कठोर कार्रवाई ने तुरंत महिलाओं को अनुशासित सैनिकों में बदल दिया, जिससे सुन त्सू की नेतृत्व और अधिकार स्थापित करने की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। हालांकि शायद अप्रामाणिक है, अधिकार और नेतृत्व के महत्व पर जोर को दर्शाती है। सुन त्सू की ऐतिहासिकता पर बहस अलग है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वो एक वास्तविक व्यक्ति थे, जबकि अन्य का तर्क है कि वह कई लेखकों द्वारा बनाई गई एक पौराणिक आकृति हो सकते हैं। उनकी ऐतिहासिकता के बावजूद यह 2 चीजें अधिक वर्षों से रणनीतिक सोच का एक आधार बना हुआ है, जो दुनिया के पाठ्यक्रम को आकार देता है। माओ त्से तुंग और जनरल डगलस मैकआर्थर जैसे सैन्य नेताओं ने सभी ने द आर्ट ऑफ वॉर का अध्ययन करने और उसकी प्रशंसा करने का दावा किया है। आज ये दुनिया भर में सैन्य अकादमियों में एक आवश्यक पाठ बना हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव युद्ध के मैदान से बहुत आगे तक फैला हुआ है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, राजनीति और यहाँ तक कि व्यक्तिगत विकास में भी अपना रास्ता खोज लिया है। अनिश्चितता को नेविगेट करने, प्रतिस्पर्धियों को मात देने और सफलता प्राप्त करने के लिए इसकी कालातीत सलाह पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। तो सुनने के यहाँ थे एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, एक बुद्धिमान शायद वह इन सभी चीजों का एक संयोजन है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर लड़ी जाती है और यह कि सच्ची जीत आत्मनिपुणता में निहित है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में ज्ञान, साहस और करुणा की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है जो अक्सर अराजक और अप्रत्याशित लगती है। और इस अर्थ में सुन त्सू की शिक्षाएं आज उतनी ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं जितनी वे सदियों पहले थी। द आर्ट ऑफ वॉर का संरक्षण और प्रसारण स्वयं एक आकर्षक कहानी है। सदियों से पाठ को हाथ से कॉपी किया गया था, जिससे
कई विविधताएं और व्याख्या हुई। न खन्ने से की है अनस ओलियस नगर में पुरातत्वविदों ने चीन के इनक्विशान में एक हान राजवंश के मकबरे की खोज की, जैसे ये नाच की पट्टियों का एक संग्रह था। इन पट्टियों में द आर्ट ऑफ वॉर का अब तक का सबसे पुराना संस्करण और साथ ही अन्य खोए हुए सैन्य ग्रंथ भी थे। इस खोज ने सुन त्सु और उनकी शिक्षाओं के हमारे ज्ञान में क्रांति ला दी, जो पाठ का अधिक पूर्ण और सटीक संस्करण प्रदान करता है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सुन त्सु की बुद्धि कितनी मूल्यवान थी कि इसे इतनी सावधानी से संरक्षित और पीढ़ियों तक पारित किया गया था। आज द आर्ट ऑफ वॉर का दर्जनों भाषाओं में अनुवाद किया गया है और दुनिया भर में इसका अध्ययन जारी है। यह मानव विचार का एक सच्चा क्लासिक है, एक ऐसा काम जो समय और संस्कृति की सीमाओं को पार करता है। सुन त्सु की शिक्षाओं की स्थायी अपील उनकी व्यावहारिकता में निहित है। वह अमूर्त दर्शन में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि कार्रवाई योग्य सलाह प्रदान करते हैं जिसे वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू किया जा सकता है। संक्षेप और बिंदु तक है जो इसे उन लोगों के लिए सुलभ बनाती है जो सैन्य रणनीतिकार नहीं है। यही कारण है कि ये व्यापारिक नेताओं, राजनेताओं, एथलीटों और जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। सुन त्सु एक शानदार रणनीतिकार और एक गहन दार्शनिक थे जिनकी शिक्षाएं आज भी रिया को आकार देती हैं। आर्ट ऑफ वॉर मानव विचार का एक उत्कृष्ट नमूना है जो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति में कालातीत अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। खुद को और दूसरों को जानने के महत्व को सिखाकर ये हमें चुनौतियों से निपटने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का अधिकार देता है, और हमें यह याद दिलाकर कि सबसे बड़ी जीत वे हैं जो बिना लड़े जीती जाती है। समझ और करुणा की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। सुन त्सु की विरासत वास्तव में कालातीत है, एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नेताओं, रणनीतिकारों और विचारकों को प्रेरित करती रहेगी।